नमस्कार। आज मैं फिर आपके सामने अपराध की एक और घटना लेकर आया हूँ। आज के अपराध की घटना बहुत पुरानी तो नहीं है, लेकिन हालिया भी नहीं है। बात राजस्थान के जिले श्री गंगा नगर की है। श्री गंगा नगर में एक थाना है रवाला। वहाँ हुआ कुछ यूं कि 30 जनवरी 2026 को वन केएलएम गांव से गुजरने वाली सड़क पर रात करीब 9:30 बजे एक पुरुष और एक महिला बेहोश पड़े थे। पास में एक मोटरसाइकिल भी गिरी हुई थी। पुलिस को सूचना हुई, पुलिस आई, पुलिस ने देखा और थोड़ी देर में ही वो दोनों लोगों की पहचान हो गई। पुलिस ने प्राइमा फेसी ये बताया कि दोनों बेहोश थे। दोनों को तुरंत अस्पताल पहुंचाया गया, जहां पर पुरुष को मृत घोषित कर दिया गया। मृतक का नाम तुरंत पता लग गया। उसका नाम था आशीष कुमार। उम्र थी 27 साल। वो एक प्राइवेट स्कूल में टीचर था। पत्नी जो बेहोश थी या घायल थी, उसका नाम बताया गया कि अंजू उर्फ अंजलि, और उसकी उम्र थी 23 वर्ष। खैर, परिजन भी तुरंत पहुंच गए और परिजनों ने लड़के के मृतक के चाचा ने एक एफआईआर लिखवाई। एफआईआर में उसने लिखा कि मेरी बहू और भतीजा ये दोनों शाम का खाना खाने के बाद मोटरसाइकिल से घूमने के लिए निकले थे। थोड़ी देर बाद ही हम लोगों को सूचना मिली, एक्सीडेंट हुआ है। हम लोग पहुंचे और हमने पहचाना कि मेरा भतीजा मनीष है, आशीष है, जो टीचर था। ऐसा लगता है देख के कि शायद एक्सीडेंट में इसके साथ कोई भारी वाहन इसके पास से गुजरा होगा। उसने एक्सीडेंट किया, जिसमें भतीजे की मृत्यु हो गई और बहू बुरी तरह से घायल हो गई या शॉक में बेहोश हो गई। खैर, ये भी जांच में सामने आया कि इन दोनों की शादी अभी सिर्फ 3 महीने पहले ही हुई थी। लेकिन ये भी साथ में बताया गया कि शादी होकर जब अंजलि या अंजू अपने ससुराल आई तो बहुत जल्दी ही 10-12 दिन 15 दिन में ही अपने पीहर या अपने मायके वापस चली गई। और फिर वो 30 जनवरी की रात शाम को वापस आई। दोनों ने खाना खाया और फिर वहाँ से टहलने के लिए निकल गए। श्रीनगर की एसपी डॉक्टर अमृता दुहन, इन्होंने भी प्रेस कॉन्फ्रेंस में या प्रेस को ये बताया कि प्राइमा फेसी ऐसा लगता है कि एक्सीडेंट है। और लड़के के चाचा ने इस बात की एक एफआईआर भी लिखाई है कि शायद एक्सीडेंट से ये हुआ हो। आशीष की शादी 3 महीने पहले सादुल शहर श्री गंगानगर में ही है अंजलि से हुई थी। और अंजलि जैसे ही ससुराल पहुंची थी, वो किन्हीं कारणों से बहुत खुश नहीं थी और फिर वो अपने पीहर चली गई, जहाँ से घटना वाले दिन ही वो वापस आई थी। खैर, बॉडी सब चली गई पोस्टमार्टम के लिए। आशीष की बॉडी पोस्टमार्टम के लिए चली गई और उसकी पत्नी यानी अंजू उर्फ अंजलि के स्वास्थ्य में बहुत तेजी से सुधार होने लगा। पुलिस ने तमाम जो बारीकियां होती हैं उनकी बारीकी से जांच की, तो उसे ऐसा लगा कि ये बात कुछ और निकल कर आ रही है। और खैर, शाम तक पोस्टमार्टम रिपोर्ट जब आ गई तो बातें क्लियर हो गईं। उसकी हत्या हुई थी। उसके गले पर स्ट्रेंगुलेशन के निशान थे। लिहाजा पुलिस ने वो जो इसके चाचा हैं उनको बुलाया और उस एक्सीडेंट के की धाराओं को हत्या की धाराओं में तरमीम किया और फिर उसके बाद इसकी जांच शुरू कर दी। 2-3 दिन में जैसे ही उसकी पत्नी एकदम स्वस्थ हो गई, यानी डॉक्टर्स ने ये बताया कि अब इसका बयान लिया जा सकता है, तब फिर उसके बयान शुरू किए गए। बयान में उसने ये बताया कि शादी से पहले उसका संबंध संजय से था। संजय भी वहीं का रहने वाला था, जगदम्बा कॉलोनी का, श्री गंगा नगर में ही। 25 वर्ष का था, उससे इसके संबंध थे।
शादी हो गई, लेकिन वो संबंध इसके बने रहे। दोनों ने मिलकर ये डिसाइड किया कि हम अब ससुराल में नहीं रहेंगे, यानी उसके प्रेमी और अंजलि ने ये डिसाइड किया कि हम ससुराल नहीं रहेंगे। मायके चली गई, जहाँ से संजय से उसका मिलना जुलना आसान था। ससुराल में मिलने जुलने पर थोड़ी पाबंदी थी और इसी वजह से वो ससुराल को पसंद नहीं कर रही थी। इन 3 महीनों में जब वो शुरुआती 15-20 दिन में रही, उसके बाद फिर अपने मायके चली गई। इन लोगों की रोज़ मुलाकात होती रही और उसी में ये तय किया गया कि ऐसे छोड़ने में सामाजिक दबाव पड़ेगा। जैसे 3 महीने वो अपने मायके में रही, दोनों तरफ के लोग आए, कई बार रिश्तेदारों में आपस में बातचीत हुई और ये दबाव पड़ा कि नहीं, तुम्हें अपने ससुराल जाना होगा। तो खैर उन लोगों ने डिसाइड किया कि हम ससुराल तो जाएंगे क्योंकि बहुत सामाजिक दबाव है, लेकिन हम आशीष को भी जिंदा नहीं छोड़ेंगे। अगर आशीष जिंदा रहा तो फिर हम मिल नहीं पाएंगे तुमसे, तुम मेरे ससुराल आ नहीं पाओगे। लिहाजा एक प्लान बनाया गया कि कैसे आशीष की हत्या की जाए। इसमें उसके साथ प्रेमी, जो उसका पुराना प्रेमी था संजू उर्फ संजय, उसके साथ रोहित उर्फ रॉकी, जो शादुल नगर का ही था, यानी वहीं का रहने वाला था जहाँ का ये मृतक था आशीष, और तीसरा था बादल उर्फ सिद्धार्थ। इन तीनों लोगों ने तय किया, दबाव था ही, ये डिसाइड हुआ था कि इसको अपने ससुराल जाना ही होगा अंजलि को। अंजलि ससुराल जाने से पहले इन सब से मिली और उसने बताया कि मैं मिस्ड कॉल करूंगी और तुम लोग फलां जगह पर मिलना। एक जगह वहाँ पर है, मोड़ है जहाँ पर गाड़ी धीमी होती है, वहाँ पर तुम लोग इंतज़ार करना, मैं इसको मोटरसाइकिल से लेकर आऊँगी। खैर उसने वही किया कि पहले ही बता दिया कि खाना हम लोग खा चुके हैं और अगले 20 मिनट में मैं इससे घूमने के लिए, टहलने के लिए कहूँगी, वो मोटरसाइकिल लेकर आगे जाएगा। खैर रॉकी, संजय और बादल, ये तीनों 200 मीटर की दूरी पर झाड़ियों में जहाँ अंधेरा था वहाँ छिपकर बैठ गए और जैसे ही उस जगह, नियत जगह पे पहुँचने को हुआ, आशीष मोटरसाइकिल पर अपनी पत्नी अंजलि को बिठाकर, वैसे ही अंजलि ने पीछे बैठे बैठे उसको मिस्ड कॉल कर दी संजय को, और जैसे ही मिस्ड कॉल मिली वो तीनों सड़क पर आ गए। लाठी डंडे लिए हुए थे। आशीष को रोक दिया और उस पर डंडों से ताबड़तोड़ वार किए। थोड़ी देर में वो बेहोश हो गया और ये सारी बातें खड़ी होकर अंजलि देखती रही। जब वो बेहोश हो गया तो उसे मफलर डालकर, जो मफलर पहने हुए था, जाड़े का समय था, 30 जनवरी की रात थी, आशीष का गला घोट दिया। सभी ने मिलकर उसको इतनी जोर से उसके गले को कसा कि थोड़ी देर में ही आशीष की मौत हो गई। हत्या के बाद अंजलि ने आशीष का मोबाइल और अपने कान के झुमके ये आरोपियों को, यानी संजय और उसके दोस्तों को दे दिए ताकि ये एक्सीडेंट का रूप दिया जा सके, या फिर पुलिस बहुत जांच करे तो इसे लूट का रूप दिया जा सके। खैर पुलिस आई, दोनों को ले गई। आशीष वहाँ मृत घोषित हुआ। ये थोड़ी देर में ठीक हो गई। जब ये उसको वहाँ से पुलिस ले आई तो बहुत देर तक ये अपने जो झूठ बोल रही थी वो झूठ बहुत देर तक चला नहीं, और थोड़ी सी श्रेणीबद्ध पूछताछ जब हुई तो उसने सारी बातें बता दी और फिर फौरन पुलिस ने अंजलि उर्फ अंजू, उसके प्रेमी संजय उर्फ संजू, रोहित उर्फ रॉकी और बादल उर्फ सिद्धार्थ, इन 4 लोगों को गिरफ्तार किया और गिरफ्तार करके उन्हें जेल भेज दिया। आज की घटना देखिए, पत्नियों के द्वारा प्रेमी से मिलकर पतियों की हत्या, ये डोमेस्टिक क्राइम का बहुत ही लेटेस्ट ट्रेंड है और इतनी हत्याएं इस बीच में पत्नियों ने अपने प्रेमियों से मिलकर की हैं कि आपकी रूह कांप जाए उनके बारे में जानकर। ज़्यादातर आप जानते हैं।
मैंने भी करीब 50 से अधिक एपिसोड्स में सिर्फ ऐसी ही घटनाओं का जिक्र किया है जहां पर पत्नियों ने अपने प्रेमी के साथ मिलकर शादी के बहुत तुरंत बाद ही अपने पति की हत्या कराई हो। बीते वर्ष यानी 25 और अब तक के 26 की कुछ इम्पॉर्टेंट केसेस आपको मैं बता दूं, सब पता होगा आपको, ताकि आप भूलें नहीं कि ये लेटेस्ट ट्रेंड है। बात शुरू होती है मेरठ के हनीमून से, सौरभ, मुस्कान और साहिल से। सौरभ मुस्कान का पति था, साहिल उसका प्रेमी था, शादी के पहले का प्रेमी था। 3 मार्च 25 को मुस्कान और साहिल ने मिलकर सौरभ को मारा, नीले ड्रम में डाला, उसके ऊपर से सीमेंट में उसे जमा दिया। ये इसी से लोगों का ध्यान इस तरह की घटनाओं पर होना शुरू हुआ। दूसरा था जो वो भी बहुत फेमस है, राजा रघुवंशी। राजा रघुवंशी और सोनम रघुवंशी। राज कुशवाहा उसका बॉयफ्रेंड था, पुराना आशिक था। पुराने आशिक और पत्नी ने मिलकर राजा रघुवंशी की हत्या मई 2025 में कर दी। बिजनौर का दीपक कुमार मर्डर केस था। बिजनौर में दीपक कुमार ये रेलवे का टेक्नीशियन था और उसकी पत्नी थी शिवानी। एक अनजान आशिक ने, आशिक को था लेकिन उसका पता नहीं लगा अब तक, अनजान आशिक ने इन लोगों को स्लीपिंग पिल्स देकर सुलाया और फिर उसके बाद हत्या कर दी। कानपुर का रईना सत्यम केस। कानपुर में धीरेन्द्र पसी ये पति थे। राइना और सत्यम जो उनके चाचा भी लगते थे, इन लोगों ने मिलकर, और आशिक भी थे, इन लोगों ने मिलकर धीरेन्द्र की हत्या कर दी। ये हुई हत्या 10 मई 2025 को। फिर बलिया का जो बलिया सैनिक मर्डर हुआ था, वो भी बहुत पूर्वांचल में बड़ा फेमस है। देवेंद्र कुमार ये सेना के रिटायर्ड पति थे, माया देवी उनकी पत्नी थी और अनिल यादव ट्रक ड्राइवर था। अनिल और माया ने मिलकर देवेंद्र की यानी पति की हत्या कर दी थी। महीना था मई, वर्ष था 2025। भिवानी के यूट्यूबर की बहुत प्रसिद्ध कहानी है जिसमें प्रेमी के साथ पत्नी ने मिलकर पति की हत्या की थी, जिसमें प्रवीण वो पति था, रवीना यूट्यूबर थी, बड़ी यूट्यूबर थी, सुरेश यूट्यूब पर रील्स बनाने के दौरान उसका मित्र हुआ था। सुरेश और रवीना ने मिलकर प्रवीण की हत्या कर दी और गला घोंटा, शव को लेकर ड्रम में लेकर दूर ले जाकर फेंक दिया। अगला है 7वां औरैया का प्रगति यादव मर्डर केस, जिसमें दिलीप यादव पति था 25 साल का, प्रगति यादव उसकी पत्नी थी 22 साल की, और अनुराग और मनोज ये दोनों इसके आशिक थे। इन लोगों ने मिलकर 2 लाख रुपए का, पत्नी ने 2 लाख रुपए का कॉन्ट्रैक्ट किलर्स को दिया और अपने पति की हत्या करा दी। छत्तीसगढ़ का ईश्वरी केवट मर्डर केस। ये लोकेशन है इसका जांजगीर, और पति है और पत्नी है ईश्वरी केवट, और उसने युवराज यानी पुराने प्रेमी के साथ मिलकर अपने पति की हत्या कर दी। अगला है अमित कुमार मर्डर केस। ये भी उसी के साहिल और मुस्कान के ठीक बाद मेरठ में हुआ था। बहसूमा एक जगह है मेरठ में, वहाँ की ये घटना है। अमित कुमार पति था, पत्नी थी रविता और उसका प्रेमी था अमरदीप। इन लोगों ने गला घोंट कर मार दिया, कमर के नीचे सांप रख दिया ताकि लोगों को लगे कि सांप के डंक मारने से या सांप के काटने से इसकी मृत्यु हुई है। ऐसे ही मध्य प्रदेश का पंकज मर्डर केस था। पंकज पति था और पत्नी थी उसकी, और लवर था उसका यानी उसका प्रेमी था रमेश चौधरी। रमेश चौधरी और पंकज की पत्नी ने मिलकर पंकज की हत्या कर दी थी। कितना खतरनाक है ये, और कैसा ये ट्रेंड इस समय चल रहा है। अब आप, ये तो 25 की बातें थीं, 26 का देखिए। 26 में अमरोहा का टिंकू मर्डर केस, जनवरी 26 का है ये, जिसमें टिंकू 36 साल का था, पति था,
संगीता और उसके पुराने प्रेमी नरसिंह देव ने मिलकर पति की हत्या कर दी। शाहजहांपुर का पूजा मर्डर केस बड़ा ही घिनौना है ये, और बहुत ही क्रूर है कि वहाँ पर बलराम जो पति था और पूजा पत्नी थी, संबंध बनाते समय पूजा ने अपने पति की गर्दन काट दी थी और साथ में उसका प्रेमी भी वहाँ मौजूद था। आगरा का लुधई मर्डर केस, लुधई गांव का है ये। पति और 3 बच्चों की माँ, उसकी पत्नी और एक उसके प्रेमी ने मिलकर पति की हत्या कर दी थी। ये श्री गंगानगर का अंजलि मर्डर केस जो मैंने आज आपको बताया है। मंदसौर का चौधरी मर्डर केस, इसी तरह पत्नी और उसके प्रेमी ने मिलकर, रमेश चौधरी उसका पुराना प्रेमी था, मिलकर पंकज चौधरी की हत्या कर दी। तुमकुर का मर्डर केस है ये, इसमें भी प्रेमी और पत्नी ने मिलकर पति की हत्या कर दी थी। अब आप देखिए, ये तो मैंने आपको बताया ताकि भूले नहीं, आपके दिमाग में बना रहे, आपको याद रहे कि ये क्राइम का लेटेस्ट ट्रेंड है। अच्छा, इनमें से जो आप सब ने अखबारों में पढ़ा होगा, इनमें से जिसमें पति पत्नी यानी लड़का लड़की जिनकी शादी हुई थी, उनके पेरेंट्स ने कुंडली मिलवाई थी और कुछ की तो 36 के 36 गुण मिलते थे, लेकिन पतियों के साथ ये अनहोनी हुई और पत्नियों द्वारा की गई 36 गुण मिलने के बाद। पहले होता ये था कि आज भी यही होता है, जहाँ अरेंज मैरिज होती है वहाँ पर लड़की या लड़के के पेरेंट्स वो उनके जो पारिवारिक पंडित जी होते हैं उनके पास दोनों की कुंडली लेके जाते हैं। आजकल ये ट्रेंड भी है कि अगर आप शादी करने जा रहे हैं किसी लड़की से तो लड़की की कुंडली मांगेंगे, और अगर लड़के से करने जा रहे हैं तो लड़के की कुंडली एक आपके पास होगी, एक सामने चाहे लड़का हो चाहे लड़की हो उसकी कुंडली मांगेंगे और भाग के अपने जो पारिवारिक पंडित जी हैं उनको देंगे, उनको बताएंगे कि साहब देखिए ये शादी होने लायक है कि नहीं है। तो फिर वो गुण बताएंगे, वो बताएंगे कि 5 ही गुण मिल रहे हैं, शादी मत करिए। वो कहेंगे 25 गुण मिल रहे हैं, थोड़ा इसमें ये दिक्कत है, ये पूजा पाठ करा लीजिए हो जाएगा। और कुछ कहेंगे कि 36 के 36 गुण मिल रहे हैं। लेकिन अब ये भी ट्रेंड ख़त्म हो गया, कोई किसी पंडित के पास जाने का मौका ही नहीं है। अगर लड़का लड़की दोनों के बीच प्रेम संबंध हो गए हैं तो वो अपने जहनी तौर पर, अपने मानसिक तौर पर अपने आप को समझाने के लिए तमाम ऐप आ गए हैं। जो सबसे पुराना और फ्री का ऐप है कुंडली प्रो। आप उसमें अपना डेट ऑफ बर्थ, टाइम ऑफ बर्थ, प्लेस ऑफ बर्थ डालिए, लड़की का डेट ऑफ बर्थ, टाइम ऑफ बर्थ और प्लेस ऑफ बर्थ डालिए और उससे पूछिए कि भाई कितने गुण मिल रहे हैं, शादी हो सकती है कि नहीं हो सकती है। वो 1 सेकंड में आपको इतना बता देगा कि इतने गुण मिल रहे हैं। पहले पंडित जी लोगों के पास जब लोग जाते थे तो अगर ईमानदारी से उन्होंने बताया, उन्होंने कहा साहब इतने ही गुण मिल रहे हैं, तो वो तरीका बताते थे, ये भी बताते थे कि नहीं ये इसमें बिल्कुल ये गुण बिल्कुल नहीं मिल रहे हैं, इसलिए आप शादी बिल्कुल मत करिए, भले 25 हो गए हों गुण के। अच्छा, गुणों की गणना जिस हिसाब से की जाती है उसको भी आप समझें कि आखिर ये 36 गुण आए कहाँ से, क्यों कहा जाता है कि ये 36 गुण हैं। तो कुंडली के जो 8 सेगमेंट हैं, उन 8 सेगमेंट का अलग अलग अंक है और सारे अंक मिला दीजिए तो वो 36 बनते हैं। और जो बहुत गैर इम्पॉर्टेंट या बहुत ही गैर ज़रूरी गुण हैं वो कम नंबर के हैं, और जो बहुत ज़रूरी गुण हैं वो बहुत ज़्यादा नंबर्स के हैं। जैसे वर्ण, इसका 1 ही नंबर है। वर्ण का मतलब ये है कि मानसिक और आध्यात्मिक स्तर या आर्थिक स्तर इसका कैसा है, तो ये बहुत इम्पॉर्टेंट नहीं है। वश्य गुण होता है, इसके 2 अंक हैं, इसमें आकर्षण और नियंत्रण, दोनों में अगर आकर्षण और नियंत्रण का कारक जो गुण है वश्य, अगर ये सही है तो ये 2 नंबर का होगा। तीसरा है तारा गुण, जिसमें स्वास्थ्य और शुभता, आप मतलब स्वस्थ रहेंगे, दोनों लोग स्वस्थ रहेंगे, ये 3 नंबर का है। 3 नंबर, तीसरा नंबर नहीं, इसका नंबर ही, इस पर अंक जो दिए गए हैं वो 3 हैं। योनि, योनि पर नंबर 4 दिया गया है, ये जातीय अनुकूलता को डिसाइड करता है। फिर ग्रह मैत्री, इसमें 5
अंक हैं इसके। ये ग्रहों की मैत्री, यानी इनके ग्रह और उनके ग्रह आपस में कितनी मित्रता रखते हैं या शत्रु ग्रह नहीं हैं, इस पर कुल 5 अंक दिए गए हैं। गण, ये स्वास्थ्य स्वभाव को, ये गण स्वभाव को परिभाषित करता है, यानी आपका स्वभाव देव स्वभाव का है, राक्षस स्वभाव का है या मानव स्वभाव का है। इसके अंक ज़्यादा हैं। अब ज़्यादा अंक वाले शुरू हुए तो इसके अंक हैं 6। अगला गुण जो मिलाया जाता है वो भकूट, अर्थ और समृद्धि, इसके 7 अंक हैं। यानी शादी के बाद आपकी समृद्धि और आपके पास पैसा, अगर ये गुण नहीं मिल रहा है तो इसका मतलब शादी के बाद भी आप दरिद्र ही रहेंगे, आपके अंदर समृद्धि नहीं आएगी। और लास्ट है नाड़ी। नाड़ी दोष अगर हुआ तो इसके 8 अंक हैं, यानी एक साथ 8 अंक कट जाएंगे उसमें। अगर नाड़ी दोनों की एक ही है, समान नाड़ी है, तो भी ये शादी नहीं हो सकती, यानी 8 अंक पूरे के पूरे ख़त्म हो जाएंगे। तो अंक 1 से लेके 8 तक अगर आप जोड़ेंगे तो ये 36 निकलते हैं, यानी इन गुणों पर जितने नंबर बनते हैं वो 36 हुए। और कहा गया है कि 18 से कम गुण ये विवाह के लिए अनुपयुक्त हैं। ये मैं कुंडली की बता रहा हूँ आपको, चाहे वो पंडित जी आपके देखें और चाहे अब तो स्विच ओवर हो गया, सब सारे ऐप हैं। कुंडली प्रो मैंने आपको बताया, एस्ट्रो सेज एक ऐप है, एक एस्ट्रो टॉक ऐप है जिसका विज्ञापन जब आप स्क्रॉल करेंगे तो हर चौथी रील के बाद इन्हीं का विज्ञापन आएगा, एस्ट्रो सेज और एस्ट्रो टॉक्स का। कुंडली प्रो तो एक ऐप है जो आप डाउनलोड कर लें और उसमें इसी तरह की कुंडली मिलान का कार्यक्रम अपना करते रहें। 18 से 25 अगर गुण हैं तो इनको ठीक माना जाता है कि हाँ, शादी कुछ प्रतिबंधों के साथ शादी की जा सकती है। 25 से 32 गुण ये सर्वोत्तम गुण हैं। अगर 25 से 32 के बीच 2 कुंडलियों के गुण मिल रहे हैं तो शादी जो है वो सर्वोत्तम है। और सबसे अच्छा है 32 से 36, ये सबसे सफल शादी होगी। न पैसे की कमी होगी, न व्यवहार की कमी होगी, न प्यार में कमी होगी, न समृद्धि में कमी होगी, किसी चीज़ की कमी नहीं होगी अगर 36 के 36 गुण मिल रहे हैं। अब सवाल ये है कि ये तो पुरानी पद्धति हो गई कुंडली के मिलाने की, कि साहब लड़का लड़की की कुंडली जरूर मिलवा लीजिए, जो बहुत ही लकीर के फ़कीर कह लें, रूढ़िवादी कह लें, बहुत जिनके अंदर कुछ डर सा बना रहता है दूसरे लोगों के एग्जाम्पल देख के, वो कुंडली मिलाया करते थे। अब तो सारा काम कंप्यूटर ही करता है, ऐप ही करते हैं। लेकिन हमें ये लगता है, अब मेरा तो अब मानना है, जिस तरह से ये हत्याएं हुई हैं, जिस तरह से ये पत्नियों ने प्रेमी के साथ मिलकर पतियों को मारा है, तो अब ये कुंडली मिलान पुरानी बात हो गई। अब तो लड़का लड़की दोनों के CDR का, यानी मोबाइल की कॉल डिटेल रिपोर्ट को मिलाने का समय आ गया है। लड़की कितने लड़कों से बात करती है और लड़का कितनी लड़कियों से बात करता है, दोनों के CDR आ जाएं 6-6 महीने के, क्लियर हो जाएगा। आमने सामने बैठें और ये बताएं कि भाई तुम्हारी इन 5 लड़कों से बात होती है, जिनमें से एक लड़के से दिन और रात मिला के पूरी कॉल अगर जोड़ दी जाए तो 1.25 घंटे, 1.5 घंटे, 2 घंटे ये कौन है। लड़की भी ये लड़के से पूछे कि भाई ये 5 लड़कियों से तुम्हारी बात हो रही है पिछले 6 महीने में, फलानी से सबसे ज़्यादा हो रही है, ये कौन है। अगर उसके बाद भी शादी करने को राजी हैं तो सफल शादी होगी। अब सवाल ये है कि ये CDR मिलाने का काम कौन करे, क्योंकि प्राइवेट व्यक्ति को, सामान्य व्यक्ति को मोबाइल फ़ोन्स के CDR उपलब्ध नहीं होते। ये सिर्फ इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसीज़ को अगर वो रिक्वेस्ट करते हैं कि फ़लाँ नंबर की CDR चाहिए, तभी सर्विस प्रोवाइडर उनको CDR देगा। तो हमें तो ये लगता है कि इस तरह की हत्याओं में पुलिस इतना उलझ रही है, इसको रोकने के लिए उसको पुलिस को ही, क्योंकि पुलिस के सिवा CDR किसी को मिलेगी नहीं, पुलिस को अब एक वैवाहिक CDR मिलान सेल खोल देना चाहिए। जहां इनका साइबर सेल है उसी में वैवाहिक मोबाइल मिलान सेल या वैवाहिक CDR मिलान सेल एक
खोल देना चाहिए। उसमें ये तय कर लिया जाए, देख लिया जाए कि जो दो लोग आए हैं वो जेन्युइन हैं, लड़का लड़की के बारे में, एक दूसरे के बारे में जानना चाहते हैं। फिर इसके भी सॉफ्टवेयर एनालिसिस के बहुत ढेर सारे हैं। दोनों के CDR को आप मर्ज कर दीजिए और देखिए कि किससे कितनी क्या फ्रीक्वेंसी है बात करने की, कितनी ड्यूरेशन है बात करने की, कौन सी प्लेस है बात करने की। यानी अगर सेल ID उसकी दोनों की एक ही जगह आ रही है तो कहीं आसपास का मामला है। सेल ID अगर फिक्स है, चाहे 100 किलोमीटर दूर हो, तो इसका मतलब ये चलते फिरते बात नहीं होती है, ये एक जगह स्टैटिक बात होती है। लड़की भी स्टैटिक है और लड़का भी स्टैटिक है। इस तरह के 15-20 जो फीचर्स हैं वो दे दिए जाएं और फिर दोनों पेरेंट्स बैठकर बात करें कि भाई CDR मिलान में ये चीज़ें आई हैं। तो अल्टीमेटली समस्या पुलिस की है। हत्या हो जाती है। आप देखिए कितना भागना पड़ा था इंदौर वाले उस राजा रघुवंशी केस में, कि आसाम की पुलिस, यूपी की पुलिस, कानपुर की पुलिस, कितना समय लगा। तो इन सब चक्करों से, बवालों से बचने के लिए पुलिस एक CDR मिलान, वैवाहिक CDR मिलान से खुलवा ले। जैसे कुंडली वालों के, ज्योतिषियों के बड़े बड़े बोर्ड आपको एक सड़क के एक छोर से दूसरे छोर तक आप जाइए, तमाम आपको बोर्ड मिलेंगे। कुंडली मिलाने का जो केंद्र है, कुंडली मिलान केंद्र। तो अब पुलिस को शायद ये करना पड़े, आज नहीं तो कल, जब इस तरह की घटनाएं और तेज़ी से, मैंने तो आपको 10, 12, 15 घटनाएं सिर्फ अभी 2025 और 26 की बताई हैं, जहां पर पुराने प्रेमियों को भूल नहीं पाए या पुरानी प्रेमिकाओं को लड़के भूल नहीं पाए और फिर वैवाहिक जीवन खराब हुआ, हत्या हुई, बाकी की ज़िंदगी जेल में कटेगी। तो ये एक सुझाव है, ये है तो लाइटर नोट पे, लेकिन इस पर हो सकता है जो हमारे जिनके यहाँ सबसे अधिक ये समस्या हो रही है वो इस पर विचार ज़रूर करें कि एक और ये पुलिस को पहले विचार करना पड़ेगा, क्योंकि सबसे हलाकान, सबसे परेशान पुलिस ही होती है कि ये वैवाहिक CDR मिलान केंद्र खोला जाए और कुंडली मिलाने की बजाय CDR मिलाया जाए। आशा है आप मेरी इन सब बातों से सहमत होंगे। आज के लिए इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद।